गुड मॉर्निंग। आज हम अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक हो गई है। पहले हम पदार्थों का अध्ययन करने के लिए पदार्थों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज करा करते थे, फिजिकल मेथड्स अप्लाई करा करते थे। आजकल हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम होता क्या है? आप सब ने प्रिज्म में से लाइट को पास होते हुए देखा होगा और 7 रंगों के पैटर्न में वो बट जाती है। इंद्रधनुष देखा होगा। तो जब हम सफ़ेद लाइट को हम प्रिज्म में से प्रवाहित करते हैं तो वो 7 रंगों की पट्टिका यानी विबग्योर में बट जाती है। बैगनी से लाल रंग तक जाते जाते उनकी तरंगदैर्घ्य है जो कि बढ़ती जाती है। इसी गुण के आधार पर हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी निर्भर होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी अज्ञात संरचना वाले यौगिक में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें ईएमआर को प्रवाहित कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना एवं स्पेक्ट्रम का विश्लेषण कर उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर की व्याख्या करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ईएमआर की ड्यूअल नेचर होती है, यानी वो तरंग रूप में भी होता है और पार्टिकल रूप में भी होता है, जिन्हें कि हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। इस फोटोन या क्वांटा की जो एनर्जी है वो E=h न्यू होती है। न्यू C/λ, अर्थात E जो है वो hc/λ के बराबर होती है, यानी ऊर्जा में और वेवलेंथ में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उतनी ही तरंगदैर्घ्य उस प्रकाश की कम होगी और जितनी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उतनी ऊर्जा कम होगी। ईएमआर के इसी गुण का हम स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक में प्रयोग करते हैं। ये विभिन्न तरंगें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में लाइट से आ रही हैं, जो सनलाइट से आ रही हैं। इन लाइटों को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हमें सिर्फ एक प्रकाश दिखता है वो कई रूपों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आती हैं अंतरिक्ष किरणें, अंतरिक्ष तरंगें, जिनकी की तरंगदैर्घ्य बहुत कम एंगस्ट्रॉम में 10⁻² से भी कम होती है। उसके बाद आती हैं गामा किरणें, जिनकी तरंगदैर्घ्य 10⁻² से 1 एंगस्ट्रॉम के रीजन में होती है। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कम होती है, यानी ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा, करीब 10⁻7 to 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। इन गामा किरणों का उपयोग जो है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में और कैंसर इत्यादि रोग के उपचार में करते हैं। उससे उच्च तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं एक्सरेज, जिनकी तरंगदैर्घ्य 1 to 10⁻³ एंगस्ट्रॉम होती है। हम डिफरेंट अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, हड्डी वगैरह टूटने के लिए या शरीर की कुछ और प्रॉब्लम्स के लिए एक्सरेज कराते हैं हॉस्पिटल्स में। क्रिस्टलों का अध्ययन भी हम एक्सरेज के आधार पर उनकी संरचनाएं देते हैं। एक्स किरणों के ऊपर आती हैं अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जो हैं उनकी परास 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम होती है, जिनका काम हम आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए करते हैं या कई बार हम यूवी लैंप का भी उपयोग करते हैं। और अधिक तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं दृश्य विजिबल लाइट्स, जिनकी रेंज 4×10⁻³ से 8×10⁻³ होती है। इनकी ऊर्जा 5 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं अपने आसपास, जो हमारी साइट है, जो हमारी रोशनी है, जो हमारी दृष्टि है, वो इसी से उपयोग में आती है, जिससे हम देख पाते हैं कि ये चीज़ रेड है, ब्लू है, गोरी है, काली है, जो भी है वो हम इस विजिबल लाइट से ही हमारा विजन होता है। केमिस्ट्री में कलरीमेट्रिक एक्सरसाइज के लिए इसका उपयोग होता है। उससे नेक्स्ट आती हैं आईआर रेज यानी अवरक्त किरणें, जिनकी तरंगदैर्घ्य
8 इंटू 10⁻³ से 3 इंटू 10⁻⁶ होती है और ऊर्जा का मान पहले की तुलना में कम हो जाता है। इनका उपयोग भी हम भौतिक उसमें आणविक संरचना आदि के लिए करते हैं। उसके ऊपर आती हैं माइक्रोवेव्स 10⁻⁶ से 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम, रेडियो वेव्स 10⁻⁹ से 10⁻13 एंगस्ट्रॉम और फिर AC पावर लाइन एक्सेट्रा की तरंगें। हमारे कोर्स में इस बार 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, पराबैंगनी किरणों की UV अल्ट्रावायलेट और विजिबल, दोनों का एक ही रीजन मिलकर बनता है जो हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी को कराता है। दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है अवरक्त किरणें यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारी 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर काम आती है। इन दोनों में जब पदार्थ इन दोनों तरह की किरणों को अवशोषित करता है तो पदार्थ अवशोषण करके एक नई जो अब लाइट निकलेगी उसमें से कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा और उस आधार पे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम के अंदर जब हम प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो वो कुछ पार्ट जो है वो पदार्थ अवशोषित कर लेता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएं। और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद जब हम बाकी बचे हुए पार्ट की लाइट को हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो हमें उस पार्ट के बारे में पता चल जाएगा कि लाइट का कौन सा पार्ट अवशोषित हो गया है, और उस आधार पे हम पदार्थ की संरचना के बारे में बताते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, जब हम पदार्थ को बहुत तेज़ गर्म करते हैं, रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं, तो उसमें से कुछ और प्रकाश जो है वो वापस निकलना शुरू होता है, जिसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। यानी जो प्रकाश ने पहले उत्तेजित होने में जो प्रकाश एब्जॉर्ब करा था उसको ही वो बाहर निकाल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही महत्व होता है। यानी कि हम जब पदार्थ के ऊपर कोई इंसिडेंट लाइट I0 डालते हैं, कोई आपतित किरणें डालते हैं, पदार्थ जो है सैंपल उसको कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और शेष भाग जो है वो बाहर निकाल देता है, जिसे हम IT पारगमित लाइट कहते हैं, और थोड़ा सा पार्ट जो है वो I एब्जॉर्ब के रूप में अवशोषित हो जाता है। यही स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन सिद्धांत में मूल कारण है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम निम्न उपकरण को उपयोग में लेते हैं, जिसे कि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोमीटर में हम किसी सोर्स से हम विकिरण को उत्पन्न करते हैं, जिसमें से लाइट निकलती है। निकलने वाली लाइट जो पदार्थ के ऊपर जाएगी उसको हम आपतित विकिरण या I0 कहते हैं, जो प्रतिदर्श सैंपल में से होते हुए प्रिज्म या मोनोक्रोमीटर में से निकलती हैं। मोनोक्रोमीटर जो है वो डिटेक्टर से होते हुए एम्पलीफायर में जाता है। आजकल सब इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटराइज्ड हैं और वो रिकॉर्डर में आके फिर हमें को ग्राफ दे देती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आपतित विकिरण थे I0, उनमें से पदार्थ ने सैंपल ने कौन सा भाग अवशोषित कर लिया और जो शेष भाग रह गया उसकी हम स्टडी करते हैं। दोनों पोर्शन का कंपैरिजन करके हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा पार्ट अवशोषित कर लिया। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें हम पराबैंगनी और दृश्य दोनों क्षेत्रों का उपयोग करते हैं और इस आधार पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की आगे व्याख्या करते हैं। कल हम देखेंगे हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और फिर किस तरह से हम आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का से व्याख्या करते हैं। थैंक यू।